हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सुरेंद्र पोद्दार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोहार बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण रीट 2015 का जो एग्ज़ाम पेपर आया था, रीट 2015 का जो पेपर था हिंदी व्याकरण से संबंधित, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने बाल विकास एवं पेडागोजी शिक्षा शास्त्र के बारे में बताया था खंड 1 में। आज खंड 2 है भाषा वन और हिंदी। किसको लेकर आए हैं? भाषा वन में हिंदी आती है, इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। तो देखिए, इस खंड में कुल 30 प्रश्न है और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोहार बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आपने हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपके लिए हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन पहुंचता भी रहे। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, स्वसर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन, पाठ्य पुस्तक वाचन। नहीं, स्वसर वाचन कराने के लिए अभ्यास कराने के लिए उपयुक्त साधन कौन सा है, ये बताना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों? देखिए, यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो ए वाला आंसर है, वो सही हो जाएगा, आदर्श वाचन। स्वस्वर के साथ स्वरों का वाचन करना, यानी अध्यापक के द्वारा जब स्वयं वाचन किया जाता है, यानी जो अध्यापक होता है कक्षा का अध्यापक छात्रों के समक्ष स्वयं स्वसर के साथ वाचन करता है और स्वरों के अर्थ को ग्रहण करता है, तो उसको कहते हैं स्वसर वाचन। तो ये वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अनुकरण वाचन में आता है किसी का अनुकरण करना, यानी हम कोई हमसे आगे बोलेगा, हम उसका अनुकरण करेंगे। सामूहिक वाचन में एक साथ सभी के साथ साथ में वाचन किया जाता है। पाठ्य पुस्तक वाचन में पुस्तकों को पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तीसरी कक्षा से, चौथी कक्षा से, छठी कक्षा से, दूसरी कक्षा से? देखिए, मौन वाचन क्या होता है? अपने मन ही मन में पढ़ना, यानी बिना आवाज़ किए शांतिपूर्वक पढ़ना या वाचन करना मौन वाचन कहलाता है। तो ये कौन सी कक्षा से शुरू करना चाहिए बालकों के लिए, अध्यापक को? तो देखिए, ये हमें अध्यापक होने के नाते ये कौन सी कक्षा से प्रारंभ होना चाहिए? तीसरी कक्षा से। कौन सी कक्षा से होनी चाहिए? तीसरी कक्षा से मौन वाचन की शुरुआत करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? यही साइलेंट रीडिंग, मौन पठन, डेचेंट, स्मिथ, ब्रायन, पिंटर। तो देखिए, साइलेंट रीडिंग जो रचना है मेरे प्यारे साथियों, वो किसकी है? तो वो होने वाली है मेरे प्यारे साथियों, जो रचना है साइलेंट रीडिंग वो लिखी थी ब्रायन ने। किसने लिखी थी? ब्रायन ने लिखी थी। सी वाला आंसर यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? तो रेडियो एक श्रव्य साधन है, श्रव्य उपकरण है, तो उसकी जो सीमाएं होती हैं उनको दूर करने का प्रावधान किसके द्वारा किया जा सकता है? यानी रेडियो में जो सीमा है, रेडियो में एक बार कोई भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाए या सुना जाए तो उसको दोबारा से रिपीट नहीं किया जाता है, यानी बार बार उसको नहीं सुना जा सकता है। तो देखिए, उसकी समस्या को दूर कौन करेगा? ग्रामोफोन करेगा, लिंगवा फोन करेगा, टेप रिकॉर्डर करेगा, और उसमें से कोई नहीं। तो देखिए, कौन सा है जो रेडियो की समस्या को दूर कर सकता है, सीमाओं को? तो वो होता है टेप रिकॉर्डर, क्योंकि यह एक ध्वनि प्रसारक यंत्र है। इसमें ध्वनि को पहले से ही रिकॉर्ड करके उसको बार बार सुना जा सकता है, तो ये रेडियो की सीमाओं को दूर कर सकता है। 35वां क्वेश्चन, लिंगवा फोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? दृश्य, श्रव्य, दृश्य श्रव्य, कोई नहीं। तो लिंगवा फोन कैसा है मेरे प्यारे साथियों? पता भी चल रहा होगा आपको। लिंगवा फोन, फोन के माध्यम में। फोन कैसा होता है? अधिकांश श्रव्य होता है। तो कौन सा उपकरण है ये? श्रव्य साधन है। लिंगवा फोन कैसा है? श्रव्य उपकरण है, ना कि दृश्य और दृश्य श्रव्य। ये वाला आंसर यहाँ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा वैध परीक्षण, विश्वसनीय परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, विषयपरक परीक्षण। यानी जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किसी परीक्षण का निर्माण किया गया है, यदि वो उसकी पूर्ति कर दे तो वह क्या कहलाएगा? वैध परीक्षण। क्या कहलाएगा? वैध परीक्षण, क्योंकि उसकी वो पूर्ति कर रहा है। तो ये वाला आंसर यहाँ पर राइट
हो जाएगा। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में नाम समंकन योजना बनाने का उद्देश्य क्या है? निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना और उक्त सभी यानी उपरोक्त सभी। देखिए उपलब्धि परीक्षण का जब निर्माण करते हैं तो उसका अंक जो निर्धारण किया जाता है परीक्षण के लिए वो किस आधार पर होता है मेरे प्यारे साथियों? निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करता है, प्रश्नों की संख्या भी निर्धारित करने में सहायता करता है, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करने में भी मदद देती है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है। ये समंकन योजना जो बनाई जाती है उसका उद्देश्य क्या है? निर्णय संबंधी असंगति दूर करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर ये भी पढ़ा है हमने। सीसी प्रणाली में A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक वाले छात्रों को दी जाती है? 91 से 100, 81 से 90, 90 से 100, 71 से 80। देखिए A+ ग्रेड A1 कह दो या A+ ग्रेड कह दो तो वो कितने से ऊपर को दी जाती है मेरे प्यारे साथियों? 90 से ऊपर वाले यानी 91 से और 100 के मध्य में जो आते हैं, जो अंक प्राप्त करते हैं तो उनको A1 ग्रेड दी जाती है। तो 91 से 100 के मध्य, ये वाला आंसर यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, यानी उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है? छात्रों की त्रुटियों को पता लगाने के लिए, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों? तो देखिए जो पिछड़े हुए बालक होते हैं उनका पिछड़ापन दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षा विधि को अपनाया जाता है। सी वाला आंसर यहाँ राइट हो जाएगा। CBSE ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा से सतत और समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी थी? ये बताना है यहाँ पर। तो कौन सी तक की थी मेरे प्यारे साथियों? 2010 और 11, 2009 और 10, 2009, 2008। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों? सी वाला आंसर है वो यहाँ सही हो जाएगा। 2009 में CBSE ने 10वीं बोर्ड परीक्षा से सतत और समग्र मूल्यांकन प्रणाली को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 41 से 45 तक उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को पढ़ करके हमें आगामी प्रश्नों का उत्तर देना है, तो इसीलिए आप उसको थोड़ी देर में पढ़ सकते हैं, समय ले सकते हैं अपने पास में, उसके बाद आगामी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आपको पता भी चल जाएगा कि ऐसे प्रश्न आते हैं अधिकांश से ऐसे। यहाँ से जो गद्यांश है वो प्रत्येक एग्जाम में 2 या 3 गद्यांश अवश्य दिए जाते हैं और उसके आधार पर प्रश्नों को पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इनमें सर्वनामिक विशेषण किसमें है? सर्वनामिक विशेषण के बारे में पूछा है। गांधी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया, इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने, उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है, वे अत्यंत विनीत थे। तो यहाँ पर आंसर देखना, पहले तो ये देखिए यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण कैसे कहते हैं? यानी ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा के साथ मिलकर विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता को प्रकट करते हैं, तो उनको सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए गांधी ने, तो गांधी संज्ञा है, यहाँ पर उससे पहले कोई विशेषण सर्वनाम नहीं है, तो ये यहाँ पर आंसर नहीं होगा। फिर इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने, तो देखिए इसमें इस सर्वनाम है, उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है उनके, ये सर्वनाम है, वे अत्यंत विनीत थे, ये भी सर्वनाम है। तो देखिए अब यहाँ पर सर्वनामों का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर संज्ञा नहीं है, उनके अनुसार यहाँ भी संज्ञा नहीं है, तो यहाँ सर्वनाम ही सर्वनाम उपयोग, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम उपयोग में लाए गए हैं दोनों में। और ए वाले में गांधी से पहले कोई भी सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ए और सी और डी ये नहीं होंगे, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेरे साथ। बचा कौन सा? इस पाशविक चक्र, कौन सा बच गया? इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने। तो इसमें इस सर्वनाम में और पाशविक चक्र क्या है? एक संज्ञा शब्द है, तो इस वाला जो आंसर है ये सर्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? प्रत्यय किस शब्द में लगा है ये बताना है। धैर्य। तो देखिए धैर्य में या प्रत्यय लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है? या प्रत्यय लगा है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ए वाला आंसर ही यहाँ पर सही हो जाएगा। कुछ एक ये संधि है, खिलाफ शब्द है, कोशिश शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, ये वाला जो आंसर वो राइट है। इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? संसार, अत्यंत, सदाचार, सामाजिक।
संधि किस में नहीं है यहाँ पर बताएं? संसार में देखिए सम प्लस सार, संसार यहाँ पर संधि है। अत्यंत अति प्लस अंत ये भी संधि है। सदाचार सद प्लस आचार यहाँ भी संधि है। सामाजिक समाज प्लस एक, जहाँ संधि नहीं है यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है यहाँ पर? प्रत्यय का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? डी वाला आंसर वो राइट हो जाएगा, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? ये भी कर लिया है, सामाजिक। अस्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या है? संधि और समास है, समास उपसर्ग है, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और संधि है। तो ये अस्वाभाविक को हम अलग अलग कर लेते हैं। अ प्लस स्वभाव प्लस एक, तो देखिए अ उपसर्ग और एक प्रत्यय, तो इसमें क्या है? उपसर्ग और प्रत्ययों का प्रयोग हुआ। सी वाला आंसर है वो यहाँ राइट हो जाएगा। देखिए इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ ये बताना विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं पूछा है। लाखों लोगों, यहाँ विशेषण है ही। आर्थिक विषमता, यहाँ भी आर्थिक विषमता आर्थिक विशेषण है। अहिंसा की भावना, यहाँ कोई विशेषण नहीं है। एक प्रेरणा, प्रेरणा से पहले एक, ये भी विशेषण है। एक अहिंसा की भावना, सी वाला जो आंसर है ऑप्शन है इसमें ये सही हो जाएगा, क्योंकि अहिंसा की भावना यहाँ पर कोई विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 40 से 50 तक उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को भी आप पढ़ लेना, उसके बाद आगे बढ़ना प्रश्नों को देखने के लिए और आगामी प्रश्नों के आंसर देना। देखिए यहाँ पर इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ये बताना है। स्त्रीलिंग नहीं है। लिपि, पढ़ाई, समझ, संघर्ष, यहाँ पर पूछा इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ये पूछा है। तो नहीं बताना। देखिए लिपि में स्त्रीलिंग है, पढ़ाई स्त्रीलिंग है, समझ भी स्त्रीलिंग है, लेकिन संघर्ष है वो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। यहाँ कौन सा है? पुल्लिंग। डी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द कारक प्रसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर बहुवचन में बदलता है? बालक, पुस्तक, दीवार, दाल। यही कारक प्रसर्ग के साथ, यानी कारक प्रसर्ग का प्रयोग किया जाए उसके बाद उसका बहुवचन बने। तो देखिए बालकों, तो बालक वाला जो शब्द है ये सही हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला आंसर राइट हो जाएगा, बालकों। तो बालक ये सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। इस वाक्य किस प्रकार का ये बताना है। तो देखिए सामान्यभूत, हेतुमंदभूत, अपूर्णभूत, आसन्नभूत। देखिए तुमने पढ़ाई की होती तो यानी बीते हुए समय की बात कर रहा है, भूतकाल के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर भूतकाल के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। पढ़ते आगामी समय की भी बात कर रहा है, पढ़ते आगामी समय में भी कह रहा है, यानी जो स्थिति चल रही है वर्तमान में, और बीता हुआ समय, यानी एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया के होने ना होने का पता चल रहा है। एक क्रिया के बाद दूसरे क्रिया के होने ना होने का पता चल रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी वाला आंसर हो जाएगा, हेतु मदभूत। देखिए भूतकाल की बात करें तो भूतकाल के 6 भेद हैं। कितने भेद बताए गए हैं? 6 भेद बताए गए। सामान्यभूत, हेतुमंदभूत, अपूर्णभूत, आसन्नभूत, पूर्णभूत और संदिग्धभूत। तो ये 6 भेद हैं भूतकाल के। तो देखिए सामान्यभूत क्या होता है? यानी कोई भी जो क्रिया है भूतकाल के अंतर्गत हुई है, यानी भूतकाल में जिस कार्य को किया गया है उसको कहेंगे सामान्यभूत, यानी क्रिया के होने का बोध होता हो। जैसे वह गया। आगे देखते हैं अपूर्णभूत के बारे में। अपूर्णभूत में क्या आता है? यानी कोई कार्य भूतकाल में पूरा नहीं होने का पता चल रहा हो, यानी क्रिया के जारी रहने का बोध हो रहा हो, तो उसको कहते हैं अपूर्णभूत।
आसन भूत की बात करें, क्रिया की समाप्ति, यानी क्रिया की समाप्ति के मद में तत्काल उसके होने का पता चल रहा हो, यानी क्रिया की समाप्ति नहीं हुई है उसके तुरंत बाद होने का भी पता चल रहा है, तो उसे कहेंगे आसन्न भूत। अगर बात करें हम आगामी पूर्व भूत के बारे में, तो पूर्व भूत यानी किसी कार्य के भूतकाल में पूरा होने का पता चल रहा हो, तो उसको कहेंगे पूर्ण भूत। क्या कहेंगे? पूर्ण भूत। और बात करें संदिग्ध भूत, यानी किसी भूतकाल में किसी कार्य के होने की संभावना नहीं प्रतीत नहीं होती हो, उसमें संशय या संदेह उत्पन्न होता हो, तो उसे कहेंगे संदिग्ध भूतकाल। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होने वाला था वो कौन सा था मेरे प्यारे साथियों? बी वाला आंसर सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, यानी लिंग और वचन का बदलाव नहीं होता है। आलसी, आलसियों, यहाँ पर बदल जाएगा लिंग वचन। दिन, दिनों, लिपि, लिपियों। पानी, पानी, पानी में ना तो लिंग बदलेगा ना वचन बदलेगा, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? पानी वाला आंसर है जो बी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ना तो इसका लिंग बदल रहा है ना ही वचन बदल रहा है, यानी किसी भी परिस्थिति में इसका उपयोग किया जाए। इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। पुल्लिंग शब्द छांट रहा है, उम्मीद, आशा, बचपन, बेकारी। तो पुल्लिंग शब्द छांटना है, उम्मीद स्त्रीलिंग है, आशा भी स्त्रीलिंग है, बेकारी भी स्त्रीलिंग है, लेकिन बचपन है ये पुल्लिंग शब्द है। सी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, आपका जीवन मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का है? इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधानवाचक या निश्चयवाचक, संकेतवाचक। तो आपको पता चल रहा होगा ये कैसा हम इच्छा कर रहे हैं कि आपका जीवन मंगलमय होगा, तो ये कैसा वाचक है मेरा प्यारे साथियों? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाए इच्छावाचक वाच्य। यहाँ से संदेह नहीं है, विधान निश्चित भी नहीं है, संकेत भी नहीं है, केवल इच्छा की जा रही है कि आपका जीवन मंगलमय होना चाहिए। तो ये वाला आंसर यहाँ राइट हो जाएगा। मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तारक, यानी वाक्य के दो भेद हैं, विधेय, उद्देश्य और विधेय। अब यहाँ पर उद्देश्य का विस्तारक है, यानी जिसके उद्देश्य क्या कौन सा होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। यानी देखिए, मेरा बड़ा भाई निशांत, निशांत यहाँ पर क्या है? उद्देश्य है। कौन है? निशांत। तो निशांत उद्देश्य है, यहाँ पर उद्देश्य का विस्तारक पूछा, निशांत नहीं होगा। जासूसी ये भी नहीं होगा। मेरा बड़ा भाई और पुस्तकें, तो आपको पता चल रहा होगा उद्देश्य का विस्तार कौन सा? मेरा बड़ा भाई। उद्देश्य कौन सा है? निशांत। और इसका विस्तारक कौन सा है? मेरा बड़ा भाई। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, कौन सा हो जाएगा? सी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। मेरा बड़ा भाई उद्देश्य का विस्तारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें नहीं है? यानी रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्यों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो आपको यहाँ देखना है, अर्थ के आधार पर विस्मयबोधक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, मिश्र वाक्य, प्रश्नात्मक वाक्य। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, बात कर लेते हैं हम, अर्थ के आधार पर पूछा है इसने, तो अर्थ के आधार पर कौन सा नहीं है? देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं रचना की दृष्टि से? तीन प्रकार। रचना की दृष्टि से साधारण वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, और संयुक्त वाक्य। ये तीन प्रकार हैं रचना के आधार पर। तो मिश्र वाक्य है यहाँ पर यह शब्द जो यहाँ पर आंसर नहीं होगा, ये रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार होता, ना कि अर्थ के आधार पर। यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? सी वाला आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा। पाखंडी कोई व्यक्ति है उसके लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? बछिया का ताऊ, बगला भगत जी, पैतरेबाज, माई का लाल। माई का लाल तो लाडला हो जाएगा, पैतरेबाज यानी बदलने वाला, पाखंडी बगला भगत। बगला भगत क्या कहेंगे? बगला भगत यानी दिखावा करे, केवल कोरा दिखावा करे, उसे कहेंगे पाखंडी भगत। तो बगला भगत यहाँ पर प्रयुक्त हो जाएगा पाखंडी व्यक्ति के लिए। बी वाला आंसर राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जमात में करामात का अर्थ है, जमात में करामात, जमात में रहने वाले लोग खुरापात करते हैं, जमात में रहकर लोग गड़बड़ियाँ करते हैं, साथ में रहने से कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, एकता में शक्ति है। जमात में करामात यानी जमात यानी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो तो उसमें क्या हो जाएगी, शक्ति होती है। क्या होती है, शक्ति। तो शक्ति वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, एकता में शक्ति है, डी। अब देखते हैं भाषा में बिंब के प्रकार हैं 2, 1, 7, 4। तो भाषा में बिंब के प्रकारों के बारे में पूछा है। तो देखिए वर्तमान समय की बात करें तो भाषा में बिंब के प्रकारों का उल्लेख जो मिलता है वो केवल 2 प्रकार के मिलता है। कितने मिलते हैं, 2 प्रकार के बिंब का उल्लेख मिलता है। कितने बिंब होते हैं, 2, 1, 7 और 4। ये क्वेश्चन पूछा है। भाषा में बिंब के प्रकार पूछें, क्या पूछा है, बिंब के प्रकारों के बारे में पूछा है। तो बिंब बताने तो भाषा में बिंब के प्रकार 2, 1, 4, 7। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो मेरे प्यारे साथियों राइट होने वाला है। कौन सा होना चाहिए, 4 होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, 4। तो 4 बिंब होते हैं, दृश्य, श्रव्य, विचार, दृश्य, श्रव्य, विचार और भाव। ये भाषा के 4 बिंब में, कितने बिंब में, 4। तो यहाँ पर डी वाला जो आंसर है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है, यानी भाषा व्यक्ति सीखता है उसका स्वाभाविक क्रम कौन सा है। क्रम से पढ़ना, यानी बालक सबसे पहले पढ़ेगा, ये यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ सही नहीं होगा। फिर सुनना, पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना। फिर बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना। ये बालक भाषा को पहले बोलेगा, डायरेक्ट बोलने लग जाएगा, नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये यहाँ पर राइट होगा, और उपरोक्त सभी ये भी गलत होगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाने वाला है वो कौन सा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी बालक भाषा को किसी ना किसी से सुनेगा, फिर उसे बोलने का प्रयास करेगा, फिर उसको पढ़ना भी सीखेगा और फिर लिखना भी सीखता है। तो सी वाला आंसर है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। भाषा शिक्षण के सिद्धांत में प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो भाषा के सिद्धांतों के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। डी वाला आंसर राइट होगा। भाषा दक्षता या कौशल विकास किया जा सकता है। भाषा दक्षता या कौशल का विकास कैसे किया जा सकता है, शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, सही है। लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, ये भी सही है। शब्द रचना का ज्ञान कराकर, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर यहाँ राइट हो जाएगा, ये सभी सही हैं। रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं, रचना शिक्षण के मुख्य रूप कितने होते हैं ये बताना है। 5, 3, 2, 7। तो रचना शिक्षण, यानी जब रचना शिक्षण कराया जाता है, रचना करना, तो उसके कितने रूप होते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो वो होते हैं यहाँ पर 2। कितने होते हैं, 2 होते हैं। निर्देशित रचना, रचना शिक्षण, निर्देशित रचना शिक्षण और स्वतंत्र या मुक्त रचना शिक्षण। मुक्त कह दो या स्वतंत्र कह दो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को क्लिक अवश्य करें ताकि हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।